अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। आज 13 जुलाई 2023 है और आज जो है फर्स्ट ईयर फेस का पेपर हुआ है 2023 का, प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल का। आज की जो वीडियो है वो इस पेपर के एमसीक्यूज़ के बारे में है। आज हम एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे इस पेपर के। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू से रिलेटेड है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। Question number 1. Refractive index of glass increases uniformly as there is increase in its A. Density, B. Transparency, C. Elasticity और D है aberration। देखिए सवाल में ये लिखा हुआ है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ होता है क्या चीज़ बढ़ाने से, इलास्टिसिटी बढ़ाने से, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने से, डेंसिटी बढ़ाने से या एबरेशन बढ़ाने से। देखिए करेक्ट आंसर पहले बता दूं फिर उसका रीज़न बताता हूं। करेक्ट आंसर है डेंसिटी। क्यों भाई डेंसिटी क्यों है? डेंसिटी इस वजह से है कि डेंसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो गिलास के हैं पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं। अब अगर मैं डेंसिटी को बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब पर यूनिट वॉल्यूम जो पार्टिकल्स की तादाद है उसको बढ़ाऊंगा। जब पर यूनिट वॉल्यूम पार्टिकल्स की तादाद बढ़ेगी तो जो रेज़ ऑफ लाइट हैं वो गुजरने के दौरान उससे ज़्यादा टकराएंगी और रिफ्रैक्ट ज़्यादा हो जाएंगी, यानी कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगी, स्लो डाउन हो जाएंगी। तो याद रखिए पार्टिकल्स को जब हम बढ़ाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है और डेंसिटी बढ़ाने की वजह से जो रिफ्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है किसी भी गिलास के मटेरियल से। और जब किसी भी गिलास के मटेरियल से या किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से रिफ्रैक्शन ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली हम ये कहते हैं कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, कोई बॉडी है आज़ादाना तौर पे गिर रही है ग्रेविटी के ज़ेरे असर, सो इट कवर्स डिस्टेंस इन 2 सेकेंड, तो वो 2 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये हमें फाइंड करना है। ऑप्शन में 9.8 है, 19.6 है, 39.2 है और 50 मीटर्स है। तो सॉल्व करेंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारे पास। जो कंडीशन है डिस्टेंस मालूम करना है, सेकंड इक्वेशन हो सकती है, थर्ड इक्वेशन, बट थर्ड में टाइम का कोई जिक्र ही नहीं है तो सेकंड इक्वेशन को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर जो एक्चुअल फार्मूला है। अब क्या है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। VI जब ड्रॉप करते हैं इनिशियली 0 होता है और टाइम 2 सेकंड के बराबर गिवन है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना होता है डाउनवर्ड जब भी कोई बॉडी मूव करती है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव 9.8 होता है और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है T का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। अच्छा 0 × 2 0 हो गया, 9.8 को डिवाइड बाई 2 करवाते हैं तो ये आता है 4.9 × 4, ठीक है ना। ये हमारे पास आंसर आया। 9.8 को डिवाइड बाई 2 करा 4.9 और 2 का स्क्वायर होता है 4 और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 19.6 मीटर्स, यानी कि जो 2 सेकंड के अंदर फासला तय करेगी वो बॉडी अंडर ग्रेविटी वो होगा 19.6, जो कि हमारे पास बी है। क्वेश्चन नंबर 3, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आर प्रेजेंटेड बाय, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है या रिफ्रैक्शन है लाइट के वो प्रेजेंट करे किसने, इब्न सीना ने, अल बैरूनी ने, इब्नुल हैतम ने या अल मसूदी ने। तो सही आंसर जो है वो है सी, इब्नुल हैतम। ठीक है, अब याद रखिए एक ही शख्स था, एक ही साइंटिस्ट है हमारे पास जिसका जो ताल्लुक़ है वो लाइट से था, यानी कि ऑप्टिक्स से था, और वो थे इब्नुल हैतम। बाकी अल बैरूनी का ऑप्टिक्स से रिलेटेड कुछ भी काम नहीं था, इब्न सीना का भी मेडिसिन से रिलेटेड काम था। ठीक है, तो एक ही आंसर है करेक्ट और वो है इब्नुल हैतम, फादर ऑफ ऑप्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड, अगर कोई बॉडी वर्टिकली ऊपर की तरफ जाती है तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी, तो जो वर्क डन होगा ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वो कितना होगा। अब देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 समझा रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कवर कर रहा है और जो बॉडी है जो ग्रेविटी है वो उस पर डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करती है जिसे हम वेट कहते हैं। तो यहाँ पर आप एक बात नोट करें कि दोनों जो फोर्सेस हैं उनके दरमियान का एंगल 180 डिग्रीज़ बन रहा है और जब भी 180 डिग्री एंगल बनता है तो जो वर्क है वो याद रखिए नेगेटिव के बराबर होता है, मतलब ज़ीरो नहीं हो रहा, वर्क हो रहा है, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। दैट्स वाई करेक्ट आंसर होगा अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ मूव करी तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा नोट करने वाली बात यह है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 है
वो बहुत ही सिमिलर है, मतलब सेम टॉपिक है और सेम ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। व्हेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होती है तो वर्क डन क्या होता है। तो देखो अभी तो मैंने समझाया कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लो कि एक बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स ऐसे अप्लाई हो रही है और वो डिस्प्लेसमेंट ऐसे कवर कर रही है, तो एंगल बनेगा 180 डिग्रीज, ठीक है। और एंगल जब भी 180 डिग्री बनता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है। इस वजह से यहाँ पे भी जो चीज़ है वो है सी नेगेटिव, करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नंबर 6, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है वो किसने डिटरमाइन करी थी, यानी कि जो कैपिटल जी की वैल्यू है। तो ये मैं बार बार बताया है, मुख्तलिफ एयर के अंदर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया है। तो ये डिटरमाइन करने वाला जो साइंटिस्ट था वो कैवेंडिश था, जो कि न्यूटन के साथ ही काम करता था। लेकिन याद रखिए कि जो डिस्कवरी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वो कैवेंडिश की है, न्यूटन की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफेक्ट ऑफ आई मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, एक डिफेक्ट होता है आई का जिसे मायोपिया कहते हैं, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, बाईफोकल लेंस, कॉनकेव मिरर या कॉनकेव लेंस। तो देखिए मायोपिया का जो दूसरा नाम है ना, मायोपिया का दूसरा नाम होता है शॉर्ट साइडनेस। शॉर्ट साइडनेस में क्या होता है कि जो हमारी आई बॉल है उसका साइज़ एक्चुअल साइज़ से बढ़ जाता है। अच्छा, जब एक्चुअल साइज़ से बढ़ जाता है तो जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट गुजरती हैं वो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाती हैं। जब वो रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जाती हैं तो हमें जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियर नज़र नहीं आते, करीब के क्लियर नज़र आते हैं मायोपिया में, या शॉर्ट साइडनेस जिसे कहते हैं। जबकि अगर हम इस्तेमाल करें इसी में, ये तो हमारे पास आई वाला लेंस आ गया, अगर यहीं पर ही हम इस्तेमाल करते हैं एक कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस क्या करता है, दूर से जो रेज़ आ रही होती हैं उन्हें पहले थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है, और जब वो उन्हें थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है तो जो रेज़ ऑफ लाइट रेटिना से पहले जमा हो रही थी ना, वो एग्जैक्टली रेटिना पर जाकर ही जमा होना शुरू हो जाती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा वाला लेंस है, ये है कॉनकेव लेंस। तो हमें सही आंसर सेलेक्ट करना है कॉनकेव लेंस, यानी कि डी होगा। ठीक है जी। अच्छा, एक्सप्रेशन फॉर स्टोक्स लॉ, जो एक्सप्रेशन होता है स्टोक्स लॉ के लिए, स्टोक्स लॉ जो कि फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में बताता है, उसके मुताबिक F बराबर होता है 6 पाई ईटा RV। क्या चीज़ किसके बराबर है, 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा जो है ये विस्कोसिटी होती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, R होता है रेडियस और V होती है स्पीड। ठीक है, स्टोक्स लॉ के लिए भी एक लेक्चर अवेलेबल है, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं है तो उसे जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, बीट्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू, जो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं पीरियोडिक वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, वो क्यों प्रोड्यूस होती है, वेव्स के डिफ्रैक्शन की वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से, या पोलराइजेशन की वजह से। तो याद रखिए बीट्स की डेफिनेशन ही ये है कि जो पीरियोडिक वेरिएशन आता है इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये होता है ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ डिफरेंट साउंड्स। जो साउंड वेव्स होते हैं उनके इंटरफेरेंस की वजह से होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस होता है। तो बीट्स ना डिफ्रैक्शन की वजह से, ना रिफ्लेक्शन की वजह से, ना पोलराइजेशन की वजह से, बट एक्चुअली वो प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। क्वेश्चन नंबर 10, शायद पूरे 10 साल में फर्स्ट ईयर में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया ना वो यही वाला है। अगर A डॉट B बराबर है 0 के और A क्रॉस B भी बराबर है 0 के और A बराबर नहीं है 0 के, तो इसका मतलब B इज़ इक्वल टू 0। देखिए A डॉट B जो है ना 0 के बराबर कब होता है, A डॉट B 0 के बराबर तब होता है जब एंगल दोनों वेक्टर्स के दरमियान का 90 डिग्री बने। ठीक है, A डॉट B यानी कि पहली कंडीशन तब पॉसिबल है अगर सिर्फ एंगल की वजह से है। अगर एंगल 90 होता है तो A डॉट B 0 होता है। अगर A क्रॉस B 0 है तो A क्रॉस B तो जो है वो 0 डिग्री पर होता है, यानी कि एंगल की वजह से तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है A B की वजह से। अब ये कह रहे हैं क्योंकि A तो B 0 के बराबर नहीं है, तो भाई अगर ये दोनों 0 आ रहे हैं तो एक ही कंडीशन निकलती है कि B बराबर है 0 के। 11, द अपेरेंट वेट ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस फ्रेम। किसकी वजह से, मतलब कि जो अपेरेंट वेट होता है बॉडी का वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, इनर्शिया पे, एक्सेलरेशन पे या मोमेंटम पे। तो करेक्ट आंसर है एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक्सेलरेशन पे क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप याद कीजिए तो हम लोगों ने वेटलेसनेस के अंदर स्टडी करा था कि जो अपेरेंट वेट होता है वो आम तौर पे जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है तो क्या होता है, एक्चुअल वेट प्लस ma के बराबर हो जाता है, या फिर ऐसा हो जाता है कि अपेरेंट वेट
एक्चुअल वेट में से माइनस कर देते हैं ma को, इस तरीके से होता है ना। तो बात ये है कि वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पे। जब एलिवेटर वाली एग्जांपल देता हूँ, जब एलिवेटर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो हमें हमारा अपेरेंट वेट एक्स्ट्रा लग रहा होता है, ज़्यादा लग रहा होता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐड हो रहा होता है। और जब डाउनवर्ड मूव करते हैं तो वही जो है वो माइनस होना शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली ना वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना मोमेंटम पे, वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पे। अच्छा जी, 12, इफ़ द मास ऑफ ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम रिड्यूसेस टू 1/4 ऑफ इट्स मास देन द फ्रीक्वेंसी विल बी। अच्छा, ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम की बात हो रही है, तो उसका फार्मूला हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/2 पाई √k/m। ठीक है, ये फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वो जो फार्मूला हमने पढ़ा था 2 पाई √m/k, ये फार्मूला होता है टाइम पीरियड का, और अभी तो फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। ये कह रहे हैं कि जो मास है उसको हमने कितना कर दिया है, उसको हमने कर दिया है 1/4। ठीक है, 1/4 कर दिया हमने। अब 1/4 का क्या मतलब हुआ? जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो जो f डैश है, जो नई वाली फ्रीक्वेंसी होगी 1/2 पाई, 1/4 लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ k/m। एक ही बात है, 1/4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, स्क्वायर रूट अगर 4 का लिया जाए तो 2 बाहर आ जाएगा और बाकी वैल्यू एज इट इज़ रह जाएगी 1/2 पाई, और अंडर रूट में आ जाएगा k/m, f डैश के बराबर। अगर आप नोट कीजिए तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये जो वैल्यू है k/m 1/2 पाई, ये f के बराबर होती है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? इसकी जगह पे हम f लिखेंगे। तो f डैश बराबर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ f के। अगर मास को हम 1/4 कर देते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो जाती है। करेक्ट आंसर होगा डी, डबल्ड। नंबर 13, एक बॉडी है, मूव कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, और रेडियस जो है वो r है उस सर्किल का। अगर वो हाफ रेवोल्यूशन करता है, यानी कि आधा चक्कर मुकम्मल करता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जो वो कवर करेगी? देखो ऐसा मामला है, ड्रॉ करके बताते हैं 13 को। ऐसा मामला है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है इस तरीके से ना, सर्कुलर पाथ में, और यहाँ से फॉर एग्जांपल एक बॉडी मूव करती है और यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है। तो सवाल यह है कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि पूरे सर्किल का मतलब होता है 2 पाई r, ऐसे ही होता है, तो इसका मतलब इसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा पाई r। लेकिन डिस्टेंस तो पूछा ही नहीं जा रहा कि उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, पूछी जा रही है डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर से लेके इधर तक, और इधर से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस होता है इसको डायमीटर कहते हैं, और डायमीटर बराबर होता है रेडियस के ट्वाइस के, सॉरी r लिखा हुआ है, रेडियस के ट्वाइस के। तो हमें जो करेक्ट आंसर ढूंढना है वो होगा किसके बराबर? वो होगा 2r के बराबर, दिस वन 2r। 14, इट हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, या एक्सरेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, चैप्टर नंबर 9 की बात है। तो जो करेक्ट आंसर है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है एक्सरेज की, और इनमें से सबसे कम वेवलेंथ भी इसी की होती है। आपने क्या याद रखना है? आपने वो पैटर्न याद रखना है। सबसे पहले आती हैं रेडियो वेव्स, फिर आती हैं माइक्रोवेव्स, फिर आती हैं इंफ्रारेड, फिर आती हैं विजिबल, फिर आती हैं अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद एक्स रेज, और फिर गैमा रेज। ऐसे करके फ्रीक्वेंसी जो है ना बढ़ती है। तो यहाँ पर जो सारे ऑप्शन हैं वो कम वाले हैं। सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है इनमें से वो एक्स रेज की होती है। दिस प्रॉपर्टी डू नॉट एग्जिबिट बाय साउंड वेव्स, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी साउंड वेव्स एग्जिबिट नहीं करती हैं? क्या साउंड वेव्स डिफ्रैक्ट करती हैं, टकरा कर बेंड हो जाती हैं? जी हाँ, टकरा के बेंड हो जाती हैं। क्या साउंड वेव्स इंटरफेरेंस करती हैं? जी हाँ, वो इंटरफेरेंस करती हैं, बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। क्या वो रिफ्रैक्ट होती हैं, आर पार जाती हैं? जी हाँ, चली जाती हैं। साउंड वेव्स एक काम नहीं करती, वो है पोलराइजेशन, क्योंकि पोलराइजेशन करती हैं ट्रांसवर्स वेव्स। पोलराइजेशन का मतलब है दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाना, और वो ट्रांसवर्स वेव कर सकती हैं, जबकि साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो याद रखिए, पोलराइजेशन नहीं कर सकती साउंड वेव्स, बाकी ये तीनों काम कर सकती हैं, डिफ्रैक्ट, इंटरफेयर और रिफ्रैक्ट हो सकती हैं। नंबर 16, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि कंजर्व रहती है दोनों टाइप के कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन में, इनइलास्टिक कोलिजन में। तो याद रखिए वो मोमेंटम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो ये नहीं कहता कि इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहता है या इनइलास्टिक में,
बल्कि हमेशा ही कंजर्व रहता है मोमेंटम। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी जो कि कंजर्व रहती है दोनों केसेस में वो है मोमेंटम, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है चीज़ों के ब्रेक होने की वजह से, डिफॉर्म होने की वजह से। वेलोसिटीज़ तो चेंज होती ही हैं बॉडीज़ की, और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाती है इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। 17 एंड लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वर्क एनर्जी इक्वेशन बेसिकली क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है? तो याद रखिए इट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि अगर देखा जाए तो क्या है हमारे पास नंबर 17, हमारे पास जो वर्क एनर्जी इक्वेशन है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी बॉडी की वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाती है। एक तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और दूसरा कन्वर्ट हो जाती है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो देखा जाए तो एनर्जी ही एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। दैट्स वाई ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, ये थे वो 17 MCQs जो 2023 के प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग वाले फिजिक्स के पेपर के अंदर आए हैं। आई होप समझ में आ गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।